नमस्कार साथियों। अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो एंड टैरेट सखी में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। और वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में आज हम बात करने जा रहे हैं दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। और ये जो वार्षिक राशिफल है ये 2025 के लिए है। तो धीरे धीरे करके ये जो वर्ष है 2024 ये अपने अंत की तरफ जा रहा है। और 2025 जो है वो बस दस्तक ही दे रहा है, आने वाला है। तो जैसे हम कोई भी नया काम करते हैं तो हम भगवान का नाम लेते हैं, मंगलाचरण करते हैं, गणेश जी की उपासना करते हैं। तो आज भी हम वृषभ राशि वालों के बारे में बात करेंगे कि उनके जीवन में इस वर्ष क्या-क्या परिवर्तन आने की संभावनाएँ हैं, और कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बातें करें। क्योंकि अच्छा-बुरा तो सबके जीवन में लगा रहता है, परंतु यदि किसी काम की शुरुआत हो रही है, यदि साल की शुरुआत हो रही है, तो कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी बातें करते रहें, जिससे मन में एक उत्साह बना रहे, जीवन में एक स्फूर्ति बनी रहे। तो जो वर्ष 2025 है ये काफ़ी चेंजेस लेके आने वाला है। तो चेंजेस मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे 2022 में 4 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ था, तो इस वर्ष 2025 में भी जो 4 बड़े ग्रह हैं राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, इनका राशि परिवर्तन होगा। और अच्छे और बुरे परिणाम तो कुंडली के अनुसार ही होंगे। परंतु ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जिसमें हम ये आशा कर सकते हैं कि ये सभी के जीवन में जो घटनाएँ हैं वो लमसम करके हो सकती हैं। तो साल की शुरुआत की बात करते हैं कि साल की शुरुआत में क्या होगा। तो सबसे पहले तो जो मंगल हैं, ग्रह जो हैं वो अपनी पिछली राशि में चले जाएँगे और गुरु मार्गीय हो जाएँगे। और शुक्र जो है वो एक लंबे अरसे तक इस वर्ष उच्च के रहने वाले हैं। ये बड़ी-बड़ी घटनाएँ हम साल के शुरुआत में देखेंगे। और 2025 में राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। और शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे। और जो इस वर्ष की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो होगी देवगुरु बृहस्पति, जो कि अतिचारी रहने वाले हैं। और इनकी जो गति है वो बहुत तेज़ रहने वाली है। तो इनकी गति वैसे तो यदि हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो वो 1 वर्ष एक राशि में व्यतीत करते हैं। परंतु और हम कह सकते हैं कि देवगुरु जो बृहस्पति हैं वो मई के महीने में आएँगे आपकी मिथुन राशि में, जब उनका राशि परिवर्तन होगा। परंतु वो अतिचारी हैं और उनकी जो गति है वो बहुत तेज़ है। तो अक्टूबर 2025 में वो चले जाएँगे कर्क राशि में, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज़ है। और उच्च राशि होगी उनकी वो कर्क राशि। और परंतु कुछ समय के बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्रीय होकर वापस से वृष राशि में आ जाएँगे। तो ये जो घटनाएँ हैं जो इस वर्ष में घटने वाली हैं, ये जीवन में बड़े-बड़े बदलाव लेकर आने वाली हैं। तो प्रभाव होंगे इनके, क्योंकि घटनाएँ घटेंगी तो जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो क्या-क्या आपके जीवन में घट सकता है और किस-किस तरह की संभावनाओं की हम आशा कर सकते हैं, इसी सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। परंतु जो भी बात करेंगे वो सकारात्मक होगी। किसी भी तरह की नकारात्मकता की बात आज हम नहीं करेंगे। तो आइए बात करते हैं ग्रहों के ऊपर। तो सबसे पहले हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो जो मंगल हैं वो 21 जनवरी 2025 को अपनी पिछली राशि में चले जाएँगे। तो वह जो हैं पतित हो जाएँगे, फॉलन प्लैनेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है, कभी-कभी ग्रहों के साथ ऐसा होता है कि वो एक बहुत लंबे समय के लिए वक्रीय हो जाते हैं, या फिर वो अपनी शुरुआती डिग्रियों में रहते हैं। तो मंगल जो है वो बहुत समय के लिए वक्रीय रहे हैं, तो वो इस कारण वो अपनी पिछली राशि में चले जाएँगे। इस घटना के बहुत सारे प्रभाव होते हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही होते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार होंगे। परंतु जैसे हम बात कर रहे हैं कि आज हम सिर्फ़ सकारात्मक बात ही करेंगे। तो जब कोई ग्रह हम कह सकते हैं कि अपनी पिछली राशि में जाता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि कुछ छूटे हुए काम होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए जो ग्रह हैं वो अपनी पिछली राशि में जाएँगे। और जो आज हम बात कर रहे हैं वृष राशि वालों के बारे में, तो मंगल जाएँगे मिथुन राशि में।
और मिथुन राशि में जो है पड़ रही है वो धन भाव में। तो जब वह कर्क से मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपने से अष्टम भाव में जा रहे हैं, अर्थात वृष राशि में, जहाँ पर मंगल जिस भाव के स्वामी हैं उस भाव से वो अष्टम चले जाएंगे। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि अचानक से होने वाले कामों के लिए अष्टम भाव जाना जाता है। तो आपके कुछ पुराने काम थे जो अटक गए थे, धन इन्वेस्टमेंट में कोई समस्या आ रही थी, आपने किसी को पैसा दिया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और मंगल जो है वो आपके 12वें भाव के स्वामी है, क्योंकि वहाँ उनकी मेष राशि पड़ती है, और सप्तम भाव के स्वामी हैं जहाँ पर उनकी वृश्चिक राशि पड़ती है। तो इस तरह हम ये मान सकते हैं कि यदि कोई विदेश में आपका काम अटका हुआ है, विदेश में बिजनेस करते हैं, वहाँ धन अटका हुआ है, विदेश से कोई इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए, तो इन चीज़ों में आपको लाभ होगा। और मंगल सप्तमेश हैं, धन स्थान में जा रहे हैं। तो यदि आप बहुत लंबे समय से कोई व्यापार शुरू करना चाह रहे थे परंतु कर नहीं पा रहे थे, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विशिष्ट रहेगा। आइए गुरु की बात करते हैं। गुरु जो है वो इस समय वृष राशि में ही चल रहे हैं। तो वह 4 फरवरी को आपके लगन में आएंगे और लगन में आकर वो मार्गीय हो जाएंगे, यानी अब वो सीधा चलना शुरू हो जाएंगे। परंतु उनकी गति बहुत तेज होगी, अतिचारी वो हैं इस वर्ष। तो पहले वो वक्रीय चल रहे थे, 4 फरवरी को वो मार्गीय हो जाएंगे। तो यदि ग्रह का लगन में आकर मार्गी होना, अर्थात अब तक आपकी सेहत में जो परेशानियां थी वो आप ये मानकर चलिए कि उसमें इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। जो अप्स एंड डाउन आप अब तक अपनी सेहत में देख रहे थे, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको इम्प्रूवमेंट अब देखने को मिलेगा। ऐसा माना जाता है कि वक्रीय ग्रह जो है वो जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देते हैं। तो सेहत में भी समस्याएं थी, कार्य व्यवसाय में भी समस्याएं थी, परंतु अब वो 4 फरवरी के बाद मार्गी हो जाएंगे और लगन लगन में आकर आपके मार्गी हो रहे हैं। चूंकि वो आपके लाभेश हैं और लाभेश होकर वो लगन में आकर मार्गी हो रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लाभेश का लगन में आना। तो आपका यदि कहीं धन अटका हुआ है तो वो इस समय आपको मिलने मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। और परंतु स्पीड उनकी अभी से बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही वो मार्गीय होंगे तो बाद में वो आपको धन भी देंगे और लाभ भी देंगे, और परंतु गति बढ़ रही है। तो यहाँ पर वो बैठे हुए हैं, लगन में बैठे हुए हैं, और उनकी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव को है, और सप्तम भाव विवाह का घर माना जाता है। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि बहुत समय से यदि आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे थे, तो वह इस समय होने की जो संभावना है वो तेज हो जाएंगी, और विवाह के परिणाम भी आपको अच्छे प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु मार्गीय हो रहे हैं। यदि विवाह में कोई अड़चन थी तो वह भी दूर हो जाएगी। यदि वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी तो उसमें भी सुधार हो सकता है। 7वां भाव व्यापार का भी है, विवाह का भी है और बैलेंस का भी है। तो इस समय आपको जीवन को बैलेंस करने का मौका मिलेगा, और चूंकि राहु का भी प्रभाव है तो आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने का मौका भी इस समय आपको मिलेगा। आइए आपके लग्नेश की बात करते हैं। आपके जो लग्नेश हैं वो शुक्र होते हैं। तो सामान्यतः शुक्र जो है वो एक राशि में 27-28 दिनों तक ही रहते हैं। उनका गोचर ऐसा ही माना जाता है कि 27-28 दिनों के लिए ही होता है। मंगल और शुक्र की एक विशेषता होती है कि वो बुध की तरह घड़ी घड़ी वक्रीय नहीं होते हैं, परंतु जब वो वक्रीय हो जाते हैं तो फिर वो एक लंबे अंतराल के लिए हो जाते हैं। और क्योंकि हम जानते भी हैं कि किसी भी ग्रह का वक्रीय होना सूर्य की गति पर ही निर्भर करता है। तो सूर्य के कारण ही ग्रह वक्रीय होते हैं, और शुक्र और मंगल जब वक्रीय होते हैं तो लंबे अंतराल के लिए होते हैं। 28 जनवरी को जो शुक्र हैं वो आ जाएंगे आपके 12वें भाव में, आपके 12वीं राशि में आ जाएंगे, जो आपके लाभ भाव में पड़ रही है।
13 अप्रैल तक वो यहीं रहेंगे। 13 अप्रैल को वो मार्गीय हो जाएंगे, 31 मई तक वो यहाँ रहेंगे। अर्थात जनवरी के अंत से लेकर मई के अंत तक जो शुक्र हैं वो आपके लग्नेश भी हैं और उच्च के होकर आपके लाभ भाव में, जो उनकी मीन राशि वहाँ पर है, वहाँ पर वो आ जाएंगे। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि शुक्र जो है वो धन के लिए, लग्जरी के लिए और जीवन में संपन्नता के लिए माने जाते हैं जो ग्रह हैं। तो ये समय आपके लिए, इससे अच्छा समय आपको जीवन में प्राप्त नहीं हो सकता। और शुक्र जो है वो लक्ष्मी के कारक हैं, भोग के कारक हैं, इंजॉयमेंट के कारक हैं और लग्नेश भी हैं। और लग्नेश का उच्च का होकर लाभ के भाव में बैठना और इतने लंबे समय तक के लिए वहाँ बैठना, तो ये पूरे जीवन को बदलने का, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने का आपको मौका मिलेगा। आपको लग्जीरियस चीज़ें भी प्राप्त होंगी और रुका हुआ धन या पैसा जो है वो भी आपको प्राप्त होगा। आपके कुछ काम थे जो अटक गए थे, बहुत समय से अटके हुए थे, ज़मीन जायदाद से संबंधित कुछ समस्याएं थी, कोर्ट केस भी चल रहे थे, क्योंकि जो शुक्र हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। तो अब इस समय में आपको उन सब से निकलने का मौका मिलेगा और वो एक लंबे अंतराल के लिए राहु के साथ भी रहने वाले हैं, क्योंकि राहु भी 18 और 19 मई तक यहीं रहेंगे। उसके बाद वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो शुक्र और गुरु दोनों, शुक्र और राहु जो है वो गुरु चेला हैं, तो दोनों साथ में रहेंगे। राहु और शुक्र की जो जोड़ी है उसको अच्छा माना जाता है। केतु और शुक्र को भौतिक जीवन के लिए इतना अच्छा नहीं माना जाता, कुछ चीज़ों के लिए वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। और राहु और शुक्र को भौतिक जीवन के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दोनों ही भौतिकता देने वाले ग्रह हैं। और भोग भी हैं दोनों ही, लालच भी हैं, परंतु लालच से ज़्यादा इच्छाओं की पूर्तियों के लिए ये जाने जाते हैं। तो आपको अपने भौतिक जीवन को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। कोई इच्छा होगी तो वो भी पूरी होगी इस समय में, अर्थात 28 जनवरी से लेकर 14-15 मई तक। और शुक्र जो है वो उच्च के भी हैं इस समय और अपनी 7वीं दृष्टि से वो आपके पंचम भाव को भी देख रहे हैं। और बृहस्पति भी मार्गीय हैं, वो भी लगन में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके विवाह के भाव को भी देख रहे हैं और पंचम भाव को भी देख रहे हैं 5वीं दृष्टि से। और 5वें भाव में केतु भी बैठे हुए हैं। तो हम थोड़ा-सा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि केतु बाधाएँ देने के काम करते हैं, तो संतान प्राप्ति में बाधा तो हो सकती है। परंतु चूँकि शुक्र और गुरु का प्रभाव है, 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो फिर आपको ये समस्याएँ नहीं आएँगी। तो यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपत्ति हैं, तो जनवरी से लेके मई तक का जो समय है, वो आपके लिए विशेष है। अब केतु का प्रभाव है, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत डॉक्टरी जांच की आपको सहायता लेनी पड़ सकती है, परंतु संतान के लिए ये समय अच्छा है, ये अच्छा योग बन रहा है। 11वें घर में ही जहाँ मीन राशि है वहाँ पर 6 ग्रहों का भी मिलन होगा, उनका जमावड़ा वहाँ पर एक बार होगा और ये होगा 29 मार्च को, जब 6 ग्रह एक साथ एक ही घर में आकर बैठ जाएंगे। आपकी कुंडली में, आपकी वृष राशि में 11वें घर में आकर बैठेंगे, जहाँ पर मीन राशि है। इसका प्रभाव पड़ता है, जब इसको ग्रह युद्ध कहा जाता है, जब 6 के 6 ग्रह एक साथ बैठे हों किसी घर में, तो व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है और व्यावसायिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। ये समय हम इसको थोड़ा-सा ऐसा भी मान सकते हैं कि कभी-कभी देखा भी गया है, जब ग्रहों का जमावड़ा एक ही घर में होता है तो कुछ बड़ी-बड़ी घटनाएँ होती हैं। कुछ युद्ध जैसी परिस्थितियाँ भी बनती हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि रूस और यूक्रेन की जब झगड़ा शुरू हुआ था, लड़ाई शुरू हुई थी, तब भी बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा एक ही भाव में था। तो परिवर्तन तो होते हैं ऐसा, क्योंकि ऊर्जाएं बदलती हैं ग्रहों की और 6-6 ग्रहों की ऊर्जा जो है वो एक साथ जुड़ जाती है। यहाँ पर आप ये मान लीजिए राहु होंगे, शुक्र होंगे, शनि होंगे और इसमें हमने सूर्य भी होंगे।
बुध और चंद्रमा भी होंगे, परंतु उनको थोड़ा-सा हम एक्सक्लूड करके रखते हैं। परंतु 11वां भाव जो है वो इनकम का भाव है, तो हम ये मान सकते हैं कि आपके इनकम के सोर्सेज़ खुलेंगे और हो सकता है कि कई सोर्सेज़ से, मल्टीपल सोर्सेज़ से आपको लाभ की प्राप्ति हो और संभावनाएँ नई बनें। तो यदि आप बहुत समय से ऐसा प्रयास कर रहे हैं इनकम के सोर्सेज़ को बढ़ाने का, तो 11वां एक ऐसा भाव है जहाँ पर आप भौतिक रूप से संपन्नता प्राप्त करने वाला भाव है। तो जब ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे तो आप भौतिक रूप से संपन्नता को प्राप्त करेंगे। और इतने सारे ग्रह मिलकर जब 5वें भाव को देखेंगे अपनी सप्तम दृष्टि से, क्योंकि सारे ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि होती है, तो आपके विचारों में परिवर्तन भी संभव है। तो 29 मार्च की जो तारीख है वो विशेष महत्व पूर्ण होने वाली है। आइए अब शनि की बात करते हैं। वैसे तो शनि के गोचर को हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इस वर्ष शनि जो हैं वो आपके 11वें भाव में आ जाएँगे, जहाँ मीन राशि है, गुरु की राशि है। तो 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर यहाँ पर हो जाएगा, उनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। अब चूँकि आपके लग्न शुक्र बनते हैं और शुक्र और शनि मित्र हैं, तो जो शनि है वो आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह हैं। तो वह तीसरी दृष्टि से आपको आपके ऊपर दृष्टि भी डालेंगे लगन पे। भाग्य के और कर्म के स्वामी होकर आपके लाभ में बैठे हैं, यानी भाग्य की वृद्धि भी और कर्म की वृद्धि भी। और तो इस तरह से दो भावों के स्वामी का लाभ भाव में आना, और वो भी शनि है और इतने लंबे समय के लिए वो यहाँ आएंगे, तो इससे अच्छा समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी ग्रह लाभ भाव में बैठा होता है तो उससे अच्छे फलों की ही आशा की जाती है। और शनि तो आपके भाग्य के और आपके कर्म दोनों दो दो भावों के स्वामी हैं और लाभ के भाव में बैठे हैं, तो किसी भी तरह से लाभ को नहीं नकारा जा सकता। वैसे भी वो कारक ग्रह हैं और कारक ग्रह की जो भूमिका होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। उनकी दशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा में जब उनका गोचर होता है तो अधूरे कार्यों को पूरा करने के लिए माना जाता है। योग कारक ग्रह मतलब योगों का जुड़ना। तो कारक मतलब कार्यों को जोड़ना, अधूरे कार्यों को पूर्ण करना, पूर्णता लेकर आना। तो ये वो समय होगा जब आपको अपने जीवन में पूर्णता का एहसास होगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष होगा जिसमें आपके अधूरे काम पूरे होंगे। यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, विवाह संबंधित समस्याएं हैं, विवाह होने में समस्याएं हैं, कुछ पेंडिंग काम है, अटके हुए काम हैं, तो जब योग कारक कोई भी ग्रह आपके लाभ भाव में आएगा तो इन सभी कामों को पूरा करके जाता है। और आपके पूरे जीवन में सकारात्मकता भी आएगी। और भौतिक, चूँकि भौतिकता पूरे जीवन का जो भौतिक स्ट्रक्चर है वो रिकवर होता है, इम्प्रूव होता है। तो सिर्फ करियर ही नहीं, आपके भाग्य में वृद्धि को भी हम महसूस करेंगे कि वो हो रही है। और भाग्य और कर्म के जो स्वामी हैं अगर आपके लाभ के भाव में बैठेंगे तो इसको हम सिद्धि योग भी समझ सकते हैं कि ये सब कार्य सिद्धि योग पंचांग में बनता है। 10वें घर के स्वामी जब 11वें भाव में होते हैं तो इसको भी सिद्धि योग कहा जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण परिणाम, लाभ, भाग्य का साथ, कर्म में प्रधानता और कर्म में सफलता, ये सब आपको देने का कार्य इस समय में करेंगे। भाग्य और कर्म दोनों ही सफलता और लाभ दिखा रहे हैं, तो फिर इस साल आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस अब रह क्या जाता है, आपको अपनी मेहनत पूरी करनी है, अपने प्रयासों को नहीं छोड़ना है। सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए, कर्म के भरोसे बैठिए, तभी कर्म का स्वामी लाभ में बैठकर आपको लाभ देगा। आप वैसे बहुत कर्मठ हैं, बहुत समझदार राशि मानी जाती है, तो ये जो है वो आपके जीवन को बदलने का काम करेगा। और शनि जो है उनकी तीसरी दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। शनि योग कारक ग्रह हैं, तो ये आपके जीवन को बदलने का काम करेगा, पॉजिटिव वे में बदलने का काम करेगा। आपके अंदर कर्मठता भी रहेगी, अर्थात आप मेहनत भी करेंगे।
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल तो बहुत होता है, लेकिन वो मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए, अपने कर्मठता के पीछे भी आप प्रयास करते रहिए, मेहनत भी करते रहिए। तो ये जो समय है, ये वृषभ राशि वालों के लिए एक लाइफ चेंजिंग समय हो सकता है। तो आप किसी भी एज में हैं, यदि यंग हैं, मिडिल एज में हैं या बूढ़े हैं, तो शनि का जो प्रभाव है इस समय वो आपके लिए अच्छा होने वाला है। और यदि आप आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वो इस समय आपको प्राप्त हो सकती है। शनि के गोचर से आपको सभी चीज़ों में सफलता प्राप्त होगी। शनि की एक दृष्टि पंचम भाव पर भी है और ये साधना की तरफ इशारा करता है, आपकी सोच के ऊपर काम करता है, आपके अंदर मैच्योरिटी लेके आता है। तो वैसे तो वृषभ राशि वाले काफ़ी मैच्योर होते हैं, परंतु चूंकि दृष्टि, एक आध्यात्मिक ग्रह की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है, जो आध्यात्मिक भाव भी है, आपके विचारों और विवेक का भाव भी है, तो फिर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो बदलेगा। आपकी मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर और साधना, इन स्तरों पर भी आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। भौतिक लाभ तो प्राप्त होंगे ही, उसके अलावा इन सब के ऊपर भी आपको लाभ मिलेंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि योग कारक ग्रह की दृष्टि है पंचम भाव के ऊपर, और पंचम भाव पढ़ाई लिखाई का भी है, स्टडीज़ का है। तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आपका जो विचार है, सोचने समझने का तरीका है, उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप अच्छी तरह से सोच विचार करेंगे। शनि की एक दृष्टि अष्टम भाव पर भी होगी, 10वीं दृष्टि। तो अचानक से लाभ मिलेंगे ऐसा हम कह सकते हैं। यदि पैतृक संबंधी से संबंधित कोई समस्या है, रुका हुआ धन है, गांव में कोई जमीन है, कोई छुपा हुआ धन है, तो ये आपको वही इसी तरफ इशारा कर रहा है, इसमें लाभ हो सकता है। और शनि का संबंध 8वें भाव से भी बन रहा है और 11वें भाव से बन रहा है। तो जो 8वां भाव और 11वां भाव दोनों ही अचानक से लाभ देने वाले भाव हैं। और 2, 5, 8, 11 इनको परफर भाव भी कहते हैं, और इनमें से 3 भाव को शनि कनेक्ट कर रहे हैं। और 11वें भाव में बैठे हैं, 5वें और 8वें भाव को वो देख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2025 में आपको तेजी से धन प्राप्त होगा। आइए बृहस्पति की बात करते हैं। तो बृहस्पति का जो गोचर है वो 14 मई 2025 को होगा, और वृषभ राशि से निकलकर वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। बड़ी बात यह है कि बृहस्पति अतिचारी हैं, इनकी गति बहुत तेज होगी। तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक वो यहाँ रहेंगे, और उसके बाद वो यहाँ से निकलकर कर्क राशि में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी गति बहुत तेज है और उनको दूसरी राशि में जाना है। तकरीबन 1 साल तक वैसे तो बृहस्पति का गोचर होता है, परंतु इस बार शनि जो बृहस्पति हैं उनका गोचर सिर्फ 6 महीने के लिए वृष राशि में है, मिथुन राशि में है, क्षमा करें, और उसके बाद फिर वो कर्क राशि में 18 अक्टूबर को चले जाएंगे। तो इस समय में हम बृहस्पति जो हैं वो आपके अष्टमेश हैं और आपके लाभेश हैं। तो अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है तो वो आपको मिलेगा, और बृहस्पति का दूसरे घर में आना जो कि धन का भाव है, तो आपको धन को एक्सपेंड करने का भी मौका मिलेगा। और दूसरे भाव में अतिचारी बृहस्पति हैं, तो ये धन की सफलता दिखा रहे हैं। 8वें भाव के और 11वें भाव के स्वामी होकर बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठे हैं, तो ये उच्च कोटि का धन योग है। और अष्टमेश अचानक से धन दिखाते हैं, तो अष्टम भाव जो है वो रास्ता दिखाता है, इसको अंधकार का भाव कहा जाता है। परंतु ज्योतिष में एक भाव कई चीज़ों को दिखाता है, तो अष्टम भाव अंधकार के बाद उजाले को भी दिखाता है। जो लोग जीवन में सब कुछ हार चुके थे उनके लिए ये नई उम्मीद की किरण लेकर आने वाला होगा। और अष्टमेश जब आपके दूसरे घर में आकर अतिचारी होकर आएंगे तो आपको अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलेगा। अगर व्यापार खत्म हो गया था, जॉब खत्म हो गई थी, 2 साल से आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तो इस समय बृहस्पति आपको अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद करेंगे।
तो बृहस्पति यदि धन स्थान में है, अतिचारी हैं, तो पैसा तो आएगा ही, परंतु आप अपने पैरों पर भी आर्थिक रूप से खड़े होने का कार्य कर सकते हैं और बृहस्पति हैं इसमें आपकी सहायता करेंगे। अब बृहस्पति की जो एक दृष्टि यहाँ से पांचवी दृष्टि छठे स्थान पर पड़ेगी, नवम पर पड़ेगी, और नवम दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी और 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये हुआ अर्थ त्रिकोण। करियर के भाव हैं दूसरा, छठा और 10वां भाव। तो करियर में तो पैसा बढ़ेगा अचानक, और आप में आपको जो है नई जिम्मेदारियां, प्रमोशन और पैसा, ये आपको मिल सकता है। तो कुछ ऐसे काम आप कर सकते हैं जिसमें आपको अपने करियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो जॉब चेंज हो सकती है, प्रमोशन होगा, और इसके बड़े उच्च कोटि के योग जो हैं वो बन रहे हैं। अतिचारी बृहस्पति अचानक से बदलाव लाएंगे आपके करियर में, पॉजिटिव सम ला सकते हैं। सेम जॉब पर रहेंगे, हो सकता है अगर आप सेम जॉब पर हैं, परंतु अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको उस समय मिलने लगे, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, धन भाव में बैठे हैं, तो अचानक से काम होंगे। और धनु राशि पर इनकी दृष्टि है, अष्टम भाव पर है, और जो अष्टम भाव है वो छुपा हुआ धन है, तो पैतृक संपत्ति से लाभ हम कह सकते हैं। और शनि के साथ साथ बृहस्पति का भी प्रभाव हो रहा है अष्टम पे, तो फिर आपको अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। बृहस्पति दूसरे घर में बैठकर सप्तम दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं, और शनि जो है वो दशम दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे हैं। तो इनसे आपको लाभ तो मिलेगा, साथ ही गुप्त विद्याओं के भाव पर भी दो दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो इस समय आप ज्योतिष सीख सकते हैं, तंत्र मंत्र साधनाएं, आयुर्वेदिक विद्या, इनको ग्रहण कर सकते हैं। आइए राहु और केतु की बात करते हैं। राहु और केतु उल्टे चलने वाले ग्रह हैं। तो राहु अभी मीन राशि में है और केतु जो है वो कन्या राशि में है, जो पंचम भाव में पड़ती है, और इनका जो गोचर है वो 18-19 मई के आसपास होगा। तो राहु जो है वो दशम भाव में आ जाएंगे और केतु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये दोनों ही ग्रह एक साथ ही राशि परिवर्तन करते हैं। तो जब राहु दशम भाव में आएंगे तो ये बदलाव को दिखाएंगे। तो यदि आप इस वर्ष अपनी जॉब चेंज के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं तो अच्छा मौका है, आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ लोग जॉब में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, और वे चाहते हैं कि वे कंपनी की तरफ से विदेश जाएं। तो यदि आप वहाँ के लिए ट्राई कर रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस समय आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और कंपनी की तरफ से भी आप जा सकते हैं, हो सकता है कंपनी वाले ही कह दें कि आप विदेश में जो उनकी क्लाइंट साइट है वहाँ पर जाकर आप जॉब कीजिए। तो आपको राहु जब दशम भाव में आएंगे तो ये आपको एम्प्लॉयर के थ्रू विदेशों में जॉब को ढूंढने का मौका आपको मिल सकता है, किसी और के थ्रू, एजेंट, इमिग्रेशन, जॉब चेंज ढूंढ रहे हैं विदेश में, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो दूसरे भाव में बैठे हुए गुरु पर भी पड़ेगी, और राहु भी एक्सपेंशन के ग्रह हैं और बृहस्पति भी एक्सपेंशन के ग्रह हैं, और बृहस्पति अतिचारी भी हैं मई से लेकर अक्टूबर तक का समय जो है। तो यहाँ पर बृहस्पति हैं और इन पर राहु का प्रभाव है, तो आपका धन बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस हैं, क्योंकि दोनों ही वृद्धि के ग्रह हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इससे अच्छा वर्ष आपको नहीं मिल सकता। केतु आपके चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु मोक्ष के कारक हैं, चौथा भाव भी मोक्ष का है। और तो यदि आप घर से बाहर जाने का, घर से दूर जाने का योग बन रहा है, तो यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, तो उस समय के लिए ये समय बहुत अच्छा है। आप ट्राई कीजिए, आपको सफलता प्राप्त होगी। कुछ लोग सिर्फ अपना घर से स्थान परिवर्तन ही करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। चौथा भाव मोक्ष का भाव है। मोक्ष को हम ऐसे समझ सकते हैं, मोक्ष तो बहुत बड़ा शब्द होता है। तो आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग करने का मौका मिलेगा, यानी खुद को समझने का मौका मिलेगा। और चूंकि केतु के साथ
तो आपको खुद को समझने का मौका मिलेगा। 7 जून को मंगल का गोचर होगा और मंगल और केतु जो हैं वो राहु और केतु के बीच में फंस जाएंगे, क्योंकि जो मंगल है उनकी युति होगी केतु के साथ में और ये दोनों मिलकर अंगारक योग बनाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे। तो 7 जून को मंगल जो है वो चौथे घर में आ जाएंगे। तो फिर हम ये ऐसे कह सकते हैं कि जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, चूँकि मंगल 12वें घर के स्वामी हैं और मंगल और केतु दोनों ही एक तरह से चीज़ों को छुड़वाने का काम करते हैं। तो यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, बहुत दिनों से बेचना चाह रहे थे परंतु नहीं बिक रही थी और उसका आपको इस समय में आपको अच्छा पैसा बिक नहीं पा रही थी और पैसा फंस जाता है, तो ये समय आपको अच्छा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर अच्छा धन कमा सकते हैं। केतु की भी एक दृष्टि अष्टम भाव को रहेगी और केतु भी पैतृक संपत्ति के कारक हैं। तो यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहा है तो वो इस समय में आराम से सॉल्व हो जाएगा। आसान लीगल है तो आसान नहीं होगा परंतु सुलझ जाएगा। तो आप यदि आपस में बैठकर बातचीत से इस मसले को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो सुलझ जाएगा। 15 जून के आसपास सूर्य और बृहस्पति भी एक साथ होंगे। सूर्य और बृहस्पति साल में एक बार एक ही भाव में आते हैं। तो इस बार सूर्य 15 जून को दूसरे भाव में आएंगे, मिथुन राशि में, और बृहस्पति वहाँ पहले से ही हैं तो इनका योग बनेगा। बृहस्पति अतिचारी हैं और सूर्य और बृहस्पति दोनों ही ग्रह प्रमोशन के कारक हैं और धन स्थान में है तो प्रमोशन की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। चूँकि ये अर्ध त्रिकोण है 2, 6 और 10, तो फिर यदि आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे थे तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य सरकार के कारक हैं और सूर्य और बृहस्पति दोनों ही दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति लाभ भाव के स्वामी है। लाभ के स्वामी होकर वो धन स्थान में बैठे हैं, सरकार के कारक हैं, तो सरकार से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बृहस्पति 18 अक्टूबर को 5 और या 6 महीनों के बाद तीसरे घर में आएंगे, कर्क राशि में, और उच्च के हो जाएंगे। बृहस्पति लाभेश भी हैं तो वह अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। तो ये समझिए कि इस समय आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि वो 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भी है। तो यदि और तीसरे भाव में आ रहे हैं तो उनको आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा भाव रिस्क का है, इनिशिएशन का है, स्किल का है, तो उच्च का बृहस्पति आपको बहुत कुछ सीखने का मौका देंगे। तो ये एक अति विशेष योग यहाँ पर बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति की गति बहुत तेज है, अतिचारी होंगे और अतिचारी होकर तीसरे भाव में उच्च के बैठे हैं। फिर उनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 7वें घर पर, यानी आपके विवाह के तेजी से योग बनेंगे। तो बृहस्पति अक्टूबर से दिसंबर तक वक्रीय भी रहेंगे और उसके बाद वो फिर से वापस दूसरे भाव में, जहाँ मिथुन राशि है, वो चले जाएंगे। तो ये जो समय है ये आपको विवाह का मौका दे सकता है। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है, कुछ अटक गया है, कोई परेशानी है, विवाह की आयु है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये जो 3 महीने होंगे इनका आप लाभ उठाइएगा। विवाह के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। जो बृहस्पति हैं उनकी 9वें भाव पर भी दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि, तो भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। पराक्रम के स्थान को इससे अच्छा मौका आप नहीं दे सकते। भाग्य का साथ भी है, पराक्रम भी है और इतने सारे काम आप चाहें तो पूरे कर सकते हैं। आप अपनी स्किल को बढ़ा सकते हैं और स्किल के भाव ने भाग्य के भाव को जोड़ दिया है, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे जिसकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। वो सारे काम आप इस समय में सीख सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जीवन भर प्रयास करते रहते हैं कि अब ये सीखेंगे, अब ये सीखेंगे, परंतु हमें उसका समय नहीं मिल पाता। परंतु ये वो समय होगा जब आप नई नई चीज़ों को सीख सकते हैं, नए नए कोर्स आप कर सकते हैं। यदि संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो ये समय आपको बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए।
और आप कंसीव करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये सफलता प्राप्त होगी। तो अक्टूबर से दिसंबर तक का ये जो समय है ये संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। बृहस्पति की नवम दृष्टि तीसरे भाव में बैठकर 11वें भाव पर पड़ रही है, जहाँ पर शनि पहले से ही विद्वान है। तो जब शनि और गुरु का कहीं कोई भी संबंध बनता है तो ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। जीवन बदलते बहुत हैं ऐसे। तो 2025 जो है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इससे अच्छा समय आपको प्राप्त नहीं हो सकता। धन के काफ़ी योग बन रहे हैं, तो धन कमाने के योग भी बन रहे हैं। तो काफ़ी जीवन में जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। प्रैक्टिकल बात यह है कि कमाने की जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी और धन को बढ़ाने के भी आपको सोर्सेज मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी वृष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में जो उनका आ रहा है कैसा रहेगा। तो आइए कुछ उपायों की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात भी कर लेते हैं। तो आप ऐसा करते हैं तो आने वाला समय आपके लिए सुखमय हो सकता है। 3 शुक्रवार तक आप ये उपाय कीजिएगा। माता दुर्गा की आपको उपासना करनी है और हलवा खिलाएं उनको। 3 हफ्तों तक आप मीठी कोई चीज़ बनाएं और उसमें आप इलायची अवश्य डालें और घी का दीपक जलाएं और आप चाहें तो उसमें पीली सरसों की दाने अवश्य डालिए और दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप कर सकते हैं और लक्ष्मी चालीसा यदि आप चाहें तो वो भी आप पढ़ें, तो उससे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और ये आपको लगातार 4 शुक्रवार तक आपको ये उपाय करने हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी वृष राशि वालों के लिए 2025 वार्षिक राशिफल के लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए या कुंडली विश्लेषण करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ अपने वीडियो का यहीं पर समापन करती हूँ। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।